नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं कोशिश तो करता हूं कि अवाम के मसाइल और उनके हल के मुतल्लिक बात करूं, मईशत के मुतल्लिक बात करूं, लेकिन बात कुछ ऐसी होती है कि आप दूर अंदेश नहीं हैं। आप सबके बारे में बात कर रहा हूं, आप दूर अंदेश नहीं हैं। देखिए क्या बात मैंने कही जो अभी तक नौजुबिल्ला गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं होता ना। माशाल्लाह आप भी सब ज़हीन लोग हैं, अक्लमंद तो आप बहुत हैं ना भाई। ज़ाहिर बात है, आमिर लियाकत की कौम हो, आप बड़े अक्लमंद लोग हो। आगे समझ तो आप गए हो गए। अच्छा, तो बुनियादी बात यह है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि वेयर वॉज आई रॉन्ग, बट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज थिंकिंग दिस वे। देयर आर मैनी इंटेलिजेंट पीपल इन दिस कंट्री हु आर थिंकिंग ऑन रैशनल एंड लॉजिकल ग्राउंड्स। नंबर वन, मैंने आप लोगों को क्लियर कट एक बात बोली, अमेरिका के साथ बिगाड़ोगे वो आपका मईशत का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, आपको ऐसी की तैसी कर देंगे। आपने कहा नहीं पा की दोस्ती शू शा टूटा पू पा, उन्होंने कहा फू फा, उन्होंने कहा कानूनी पछाणिया, उन्होंने FATF के अंदर भी आपको एक कोने पर धकेल दिया। अभिनंदन की दफा में भी उन्होंने उधर मुंह कर लिया। आप सीपेक के चर्चे करते रहे, ना नोटू मिला अपन को, ना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला। मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं कोई बड़ा वेस्ट का हमदर्द हूं यार। दुनिया में कारोबार का असूल ये है, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे कहते थे, हट्टी दे बह के ग्राहक नू गाल नहीं कटनी। दुकान पे बैठकर अपने कस्टमर्स को गालियां मत निकालो। आज मैं भी यही कह रहा हूं, केके भी अपने सोशल मीडिया पे यही कह रहा है। केके कौन है? केके किसकी आवाज है? आप जानते हैं केके किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? केके जो कह रहा है हम अब थक गए हैं, हमने अब आपका बहुत दिफा कर लिया। तो बेटा केके किसी की बात आप तक पहुंचा रहा है। सीपेक को जब वो कह रहा है कोई फायदा नहीं दिया चाइना के साथ ताल्लुकात को, केके किसी की आवाज बन के बोलता है। और हमें अमेरिका से ताल्लुकात सुधारने, मैंने गलत बोला था? आज आपका वजीर खजाना ये बोल रहा है कि अमेरिका की वजह से IMF ने हमें क्या कहते थे पीर बाबा, सकरू किया है। सकरू याद है ना? पीर बाबा को एक दफा बुला लिया था, फिर पीर बाबा ने कहा था मुझे सकरू कर रहे हैं। तो अब आपको सकरू कर रहे हैं IMF वाले, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग। दूसरी बात मैंने कही ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर बंद कर दो, हम दूसरे लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते। वेलकम, लॉकडाउन 2.0 आ रहा है, नाच लेना, गा लेना। हमारी इकोनॉमी टॉलरेट नहीं कर सकती ये चीजें। आप खुद अपनी जहानत को इस्तेमाल करो। देश शादियां पे शादियां, देश शादियां पे शादियां, पूरी सर्दियों पे शादियां। नॉर्वे से भी आ रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, लंदन से भी आ रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाओ, वो सारी खाला फुपियां फ्लाइट में बैठ के आ गई। एयर होस्टेसेस भी सारी खाला फुपियों जैसी हैं, सारी पहुंच के जनाब बीमारियां फैला रहे हैं, सब खांस रहे हैं, खंखार रहे हैं, और उससे बीमारी फैलती जा रही है। नाचो नाचो गाओ, मेरी सुननी नहीं बात कभी। अगर आप कॉन्क्रीट तरीके से सुनो, मामला काफी हद तक ठीक हो जाएगा। नौजुबिल्ला गैब का इल्म किसी के पास नहीं है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, बड़े घमाज में देख रहे हैं क्या एकदम जोशीले हो गए। तो नासिर मकबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर FPCCI। वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू सर। सबसे पहले आगाज में आपका ग्रुप BMP FPCCI के इंतखाबात जीत गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। है मुबारक। हाँ, आपको जो है वो इस हिसाब से नए साल की भी हम मुबारक देते हैं, और ये काम भी हो गया। उसके बारे में खैर आपसे तफसील लेता हूँ, लेकिन सर बात यह है कि अब मिनी बजट भी आ गया। कल वज़ीर ख़जाना साहब ने एक बात कही कि IMF हमारे साथ इसलिए सख्ती कर रहा है क्योंकि वहाँ अमेरिका ने भी थोड़ा सख्त किया हुआ। सर इकनॉमिक डिप्लोमेसी की क्या अहमियत है, और क्या आपके ख्याल से इस तरह की बात इस वक्त पर करना और मिनी बजट को लाना मुनासिब है? क्या कहते हैं? देखिए, बजट जो होता है वो सिर्फ टैक्स लगाने का नाम नहीं है। बजट का मतलब है कि आप अपनी ऑस्टरी मेजर्स करें और अपने आप को पहले कंट्रोल करें, फिर जो आपकी कमी है उसके बारे में सोचें। यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो अपना जो खर्चे हैं, जो आपके खाम मखा के एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो इंपोर्ट करते हैं, या बहुत सारी 50 वजारतें रखी हुई हैं जिसमें एक पोस्ट ऑफिस भी घूम रहा है। अपनी चीज़ें आप ठीक नहीं करें, मांगते रहें, तो ये इसका कोई इलाज नहीं है। आप अपनी चीज़ें ठीक करें, कोई प्लान करें, कोई चीज़ को सीधा करें, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ी तो आप कहीं जाएं। लेकिन ये 1-2 अरब डॉलर के लिए
60-70 अरब डॉलर की इंपोर्ट में क्या आप 5% भी अगर आप कट करें 2-3 अरब डॉलर होता है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो इसलिए हम बड़े मायूस हैं कि आप अपनी चीज़ें तो पहले ठीक करें ना। आप इनपुट लें लोगों की, आपने बैठना है, और जो जब जाते हैं IMF से बात करने के लिए तो वही लोग बैठे होते हैं जो उन्हीं के अपॉइंटेड हैं। तो क्या होगा आप मुझे बताएं। मुझे ये समझ नहीं आई, इन्होंने कहा जो स्टेक खाने वाले लोग हैं ना उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगी, आम आवाम को असर नहीं होगा, सिर्फ 2 अरब रुपए का असर होगा। समझ नहीं मुझे कुछ आई। स्टेक खाने वाले कौन है, क्या मतलब कुछ क्लियर नहीं है। स्टेक खाने वाले तो खुद ही है ना, जिनको परवाही नहीं है। जो स्टेक खाता है उसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आवाम को है। और आज देखें डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया, आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं कि क्या चीज़ आपकी ज़रूरत है, क्या चीज़ नहीं है। आपको तो बेसिक खाना पीना और रॉ मटेरियल चाहिए, बाकी लग्जरी आप बंद करें। आप अपने आप को ठीक करें, अपनी वजारतें कम करें, अपने खर्चे कम करें। अगर आपने वो नहीं करना तो ज़िंदगी भर मांगते रहेंगे आप। देखें, आप एक कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं, आप खुद जानते हैं। ऐसी आपको एक बताता हूँ, 28 गाड़ियों का VIP प्रोटोकॉल, ये लगने में खर्चे कम लगते हैं बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। यू आर पेइंग द सैलरीज, द कॉस्ट ऑफ दोज व्हीकल्स, द कॉस्ट ऑफ रनिंग दोज व्हीकल्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बिहाइंड इट। आपके ख्याल से क्या मुल्क इसका मुतमिल हो सकता है? मैंने तो कभी अमेरिका के सदर या सेनेटर को इस तरह से घूमते हुए नहीं देखा। बड़े बड़े प्रोटोकॉल, इन्होंने तो कहा था हम ऑस्टेरिटी लाएंगे। कौन सी ऑस्टेरिटी है? मैं आपसे ये जानना मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो उनको ये प्लान देना चाहिए कौम को कि हमने क्या क्या खर्चे कम किए। अब आपको 50-50 वजारतें हेरिटेज की रखी हुई है, हेरिटेज किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर दे दें। ऐसे पोस्ट ऑफिस है जिस मुझे तो नहीं आया कोई लेटर, आज 25 साल 10 साल हो गए, कोई लेटर तो नहीं आया। सर मुराद सईद साहब को कहीं तो लगाना तो नहीं लगाना तो बहुत तरीके। अब देखें अगर लोगों को लगाना है तो फिर यही हाल होगा। लेकिन बात यह है कि जब आप सबसे पहले कोई भी आपकी मुश्किल आती है, पहले आप देखते हैं कि मैंने क्या क्या यहाँ कहाँ से मैं बचत करूँ। अगर आप वो नहीं करते और आप समझते हैं बस लोगों से बाहर से मांगते रहो तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है फिर। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। मेरा एक उस्ताद था, मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा सर कभी कोई काम करना हो तो उसकी उजरत ना लें। उन्होंने कहा नहीं बेटा, काम की उजरत लेनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जब आप काम की उजरत ले रहे होते हैं तो फिर आप उसके बारे में संजीदा होते हैं। जो ग्रेटिस इतने सारे एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट्स और ये कि जी हम सैलरी नहीं लेंगे, मुझे समझ में नहीं आई। इसका मतलब उनका लाइवलीहुड कहीं और होगा, इसका मतलब उनका इंटरेस्ट कहीं और होगा। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, इसके माने ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो अगर सरकार की तनख्वाह नहीं ले रहा तो फिर कहीं और से खा तो रहा होगा ना सर। देखिए तो वाइन ये मुझे समझ में नहीं आई। बात ये है कि इलेक्टेड लोगों में अगर उनके पास एडवाइज़र लगाने को कोई नहीं है, हाँ, तो फिर तो बात ख़त्म हो गई ना। मतलब आप 22 करोड़ की आवाम में आपको जो 500-700 लोग इलेक्टेड हैं, आपने उनको टिकट दिया, इलेक्शन लड़ाया, इतना हंगामा किया, उसके बाद आप नॉन इलेक्टेड लोगों को लगा रहे हैं, तो ये तो अपने बात की नफ़ी है ना। आपको डिपेंड करना चाहिए अपनी पार्टी के, अपने लोगों के, इलेक्टेड लोगों को आगे लाना चाहिए। ये बात आपने बड़ी आम की। वैसे तो जहांगीर तरीन साहब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कोई होल्ड करते, तनख्वाह ना लेते तो नहीं, तनख्वाह नहीं लेते जी। मुझे आप PM का एडवाइज़र बना दें, मैं उल्टी तनख्वाह नहीं, डबल पैसे दूंगा। तनख्वाह जितनी है उससे डबल पैसे दूंगा। एक मेरी पावर तो आ जाती है ना, एक मैं एलिवेट तो हो जाता हूँ ना। मुझे दे दें, डबल पैसे मैं देता हूँ, लगाएं और काम भी करके दिखाऊंगा। बड़ी अहम बात आपने की है। तो यहाँ पर एक छुट्टी लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस मुल्क के अंदर तनख्वाह ना लेने पर भी एक आदमी फारिग हो चुका है वैसे, ये मैं आपको बता दूं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये स्टेक जो है ना, ये बड़ी अहमियत वाली चीज़ होती है। जिसकी स्टेक होती है ना, एक खाने वाली होती है और एक जो होती है वो फंसाने वाली होती है। जो फंसाने वाली होती है वो स्टेक होती है, जो खाने वाली होती है वो, उसकी स्पेलिंग थोड़ी फ़र्क होती है, होती वो भी स्टेक है। तो बात यह कि सर स्टेक खाने वाले हैं लेकिन स्टेक होल्डर नहीं है। कल भी हमारे एक मेहमान आए थे, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर स्टेक होल्डर इस मुल्क के अंदर बिजनेसमैन परेशान है या नहीं है, क्योंकि जो तासुर हमें दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि वो जो है, जो स्टेक होल्डर है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, वो लीस्ट बॉदर्ड है। उसके लिए ये एक्सपेंसेस या ये मिनी बजट नो बिग डील और यूनिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स जो है ये तो नीड ऑफ द डे है। यू एग्री टू इट? एवरीवन फ्लैट 17%। आप कोई भी टैक्स लगाएंगे
तो बिजनेसमैन उसको लोड करेगा वहाँ प्राइस के ऊपर। जब लोड करेगा दो काम होंगे, आवाम को तो चीज़ महंगी मिलेगी और उसकी सेल भी इफेक्ट होगी, उसका कैपिटल जो है इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। अगर 17% नहीं था और 17 लग गया तो उसके बाद जो कैपिटल था 17% उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये कहना कि स्टेक होल्डर्स या बिजनेसमैन को फ़र्क नहीं पड़ता, ये बातें जो है अच्छी नहीं है, ये गैर मुनासिब बातें हैं। अगर मैं 100 करोड़ से काम कर रहा हूँ और अगर 17% सेल टैक्स लगा दिया आपने, 17 करोड़ रुपये प्लस चाहिए ना मुझे अपना, और डॉलर जो था 165 या 40 से या 45 से 180 पे ले गए आप, तो मुझे फिर भी अपना कैपिटल उतना बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर मैं एक चीज़ मंगाता था $1 की जो 170 रुपये 150 रुपये देता था, आज 180 दे रहा हूँ, तो अगेन आई नीड कैपिटल टू वर्क। दैट मींस बिजनेसमैन आर इफेक्टेड, टोटली इफेक्टेड है। और जब आप चीज़ महंगी से महंगी करते हैं तो उसका इस्तेमाल कम से कम होता जाता है। ये खाने की चीज़ नहीं है कि आपको खाना ज़रूरी है, हर चीज़ जो है ना सिर्फ खाना पीना नहीं है। इंडस्ट्री जो है बहुत सारी चीज़ों से चलती है और बहुत इंडस्ट्रीज़ है, नॉट ओनली फूड। तो बात ये है कि ये जो बात है ना कि इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सिर्फ जो है ना मैं समझता हूँ कि ये इसका क्या मैं जवाब दूँ कि अगर एक कोई हुकूमत के लेवल पे ये कहे कि टैक्सों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता या डॉलर के बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका जवाब कोई मतलब मैं तो समझता हूँ मासूम बच्चा भी समझता है कि इसमें हर चीज़ की कॉस्ट इनपुट जब बढ़ती है तो प्रॉब्लम तो होती है। आई हैव वन वेरी एसेंशियल क्वेश्चन फ्रॉम आप as a stakeholder, as a decision maker, as a person who is heading the apex body that represents industry, trade and commerce in this country, do you feel that we should be focusing on real estate and construction and development versus industry? हमें इंडस्ट्री नहीं, मैं मानता हूँ वो भी एक इंडस्ट्री है, लेकिन सर मैं जब विजिट करता हूँ आजकल तो लोगों के 90% टेलीफोन कॉल यही होते हैं, मेरी फाइल ले लो, मेरी फाइल बेच दो, मेरी फाइल ये, तो मुझे समझ में नहीं आता ये बिजनेस डेवलप कहाँ हो रहा है। आप मुझे बताएं इससे एसेट क्रिएट क्या हो रहा है, इंडस्ट्री कौन सी लग रही है? देखिए रियल एस्टेट की जो बात है उसमें दो सेक्टर है, एक तो जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक जहाँ नहीं हो रही। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका हिस्सा है 20%, 80% ज़मीन तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होकर पड़ी हुई है, जिसमें एक 20,000 का चौकीदार बैठा है और ज़मीन अरबों करोड़ों की है, तो कौन सा फ़ायदा हो रहा है? वेल्थ उससे क्या क्रिएट हो रही है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं है। मुझे जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक आपकी इंपोर्ट का बिल कम नहीं होगा, जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपका मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता। आप मुझे एक सेंसिबल बात बताएं, एक रियल एस्टेट के अंदर मैंने ये देखा है, एनीथिंग दैट यू आर बाइंग, in 1 month its value increases, next month you sell it, फिर next month फिर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसमें वैल्यू एडिशन का एलिमेंट कहां से आया, जिसे ये बोल रहे हैं कि इतना बढ़ गई और फिर उसकी वजह से वैल्यूएशन चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब इसकी बुनियाद के ऊपर लोग वेल्दी और रिच हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझा दें, मुझे समझ में नहीं आई अभी तक ये बात। देखिए कितने परसेंट अगर हो भी रहे हैं तो कितने परसेंट हो रहे हैं? पहली बात, अगर कोई हो रहा है उसमें उसका कौन सा कमाल है? उसने कोई चीज़ ली बढ़ गई तो कौन सा कमाल है? और आप ये मुझे बताएं कि उसके पीछे जो एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट हो रही है? खाली प्लॉट के पीछे कोई बहुत ही माइनर कोई अगर इन्वेस्टमेंट है, बैक फिलिंग वगैरह, तो अच्छा, दूसरी बात है बिल्डिंग बन गई उसके बाद आप ले बेच करें तो एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट हो रही? बन चुकी ना एक दफ़ा जो बननी थी। तो और सारा जो सिस्टम है वो सारा प्रॉपर्टी, देखिए इन्होंने जो टैक्स के कानून ऐसे बना दिए हैं कि लोग कहते हैं भाई घर बैठ के पैसे कमाओ, कौन सा कोई इंडस्ट्री नहीं लगाओ, कोई ट्रेडिंग नहीं करो, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाओ। अच्छा, और अगर फाइल है तो वो तो बेनामी टाइप चीज ही है ना सर। ओपन फाइलों पे जो काम हो रहा है या एक कागज का टुकड़ा है वो तो बेनामी हो गया ना एक तरह से। मैंने आपको दे दिया, आपने आगे दे दिया, उसने उसको दे दिया, अब घूम के वापस आ गया। समझ नहीं मुझे आई ये क्या है। बिल्कुल बेनामी है। और वो आप जो है ना फाइल ट्रांसफर लेन देन होता रहता है और सब चीजें हो रहा है ना सर, बिल्कुल हो रहा है। और अच्छा दूसरी बात, एक बात आपको और बता दूं, जो प्रॉपर्टी आपने ली 50 लाख की, आज 2 करोड़ की है, उसका ट्रांसफर 50 में ही हो रहा है। कौन सा टैक्स मिल रहा है इनको? तो न समझ में आने वाली चीज है ना। और ज्यादातर आपको पता है फाइलों के अंदर तो फाइल दी जा रही होती है, दफ्तर में जाकर तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही होती। कोई कार्रवाई नहीं हो रही होती। बिल्कुल सारा जो इनका जो फोकस है, देखें अगर इनको सबसे पहले तो इंडस्ट्री लगनी चाहिए, आपकी पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो सारा काम खराब है। और कराची में तो इंडस्ट्री वैसे नहीं लग सकती, 50 करोड़ रुपए एकड़ जगह है, कहाँ से? क्योंकि सट्टा हुआ ना सर। मैं आपको बड़े मजे की बात बता दूं, एक जमाने में जब तक पीर बाबा नहीं आए थे कराची,
तब तक पोर्ट कासिम के अंदर बिन कासिम में जो इंडस्ट्रियल एरिया था उधर इतनी प्लॉटों की खरीदो फरोख्त होती थी कि आपकी सोच है और आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से वाकिफ हैं। फिर पीर बाबा आ गए और आपको पता है पीर बाबा जिस शहर में आ जाते हैं फिर पीर बाबा की बातें होती जी, हैं। बिल्कुल वो सही शहर से कहीं दूर पड़ाव डालते हैं फिर सारा शहर वहीं चला जाता है। सही बात है। तो सर आप मुझे बताएं ना ये किसने किया, मुझे बताएं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप गवाएं इस चीज के, आप पता होगा पोर्ट कासिम में कितने लोग चले जाते। आई डोंट नो, आई हर्ड कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं, आई डोंट नो। नहीं, पोर्ट कासिम में इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी जगह से तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसकी लीज जो है ना वो कोई 99 ईयर्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 उसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत है, हर साल 1 एकड़ पे 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए मेंटेनेंस लेते हैं। तीसरी बात है कि लोगों की आदत हो गई है कि कुरंगी चले जाओ या साइड चले जाओ, इससे आगे कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि सबसे सस्ती ज़मीन अभी भी वही है जो कराची के अंदर पाई जाती है, लेकिन लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि लोगों को आदत है कि बस आधे घंटे में हर जगह पहुँच जाओ, जबकि पोर्ट कासिम जाएँ तो 2 घंटे 1.5 घंटा आपको लगता है। हाँ के जो तो अब नूरियाबाद तक पहुंच गए सर। हाँ, लेकिन सेलेक्टेड लोग देखे, इंडस्ट्री वहाँ लगेगी। देखे आप याद रखें, जहाँ मालकान खुद ड्राइव करके आते हों वहाँ बेताशा लगेगी। जहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लेके चलते हैं वहाँ बड़े बड़े लोग जाएंगे, आम आदमी जो है वो कम जाएगा। अब कुरंगी ठीक है ना, लोग डिफेंस से भी चलते हैं तो भी 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, केडीए से भी चलते हैं तो भी 5 मिनट में। 50 करोड़ रुपए एकड़ जगह है ना, तो इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी? ये बात है। हाँ, और ट्रांसफर उसका 5 करोड़ रुपए एकड़ में होता है। इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव, देयर इज नो डाउट। ट्रांसफर की वैल्यू 5 करोड़ रुपए एकड़ ही रखी गई है, उसको 50 करोड़ करें तो वो 50 से 25-30 पे आएगा ना। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। मेरी जो अपनी राय है वो ये कि गवर्नमेंट शुड टेक सम टाइम एंड फाइंड आउट वेज। एक तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब बहुत पुअर हो गया। कल हमारे एक मेहमान कह रहे थे चाइना ने इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं नाजरीन, इंटरनेशनल एविडेंस के तहत चाइना इज द मोस्ट पोल्यूटेड, इंडिया इज आफ्टर दैट एंड पाकिस्तान। वी आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। टॉप 3 के अंदर आ जाना ये एक शर्मनाक बात है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो माउंट हर चीज़ हैं, प्लीज़ जाग जाएं। मुल्क बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएगी अगर हमने इस तरह पोल्यूशन फैलाई। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन नासिर मकबूल साहब ने बताया कि उसके लिए एनवायरनमेंट भी तो साजगार करो। इंडस्ट्रियल प्लॉट आजकल इतना महंगा है, कराची शहर में भी और जगह भी। परवेज़ इलाही साहब प्रोग्राम देख रहे होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं उनको पसंद करता हूँ, वो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं पसंद, लेकिन यह कि कम से कम उन्होंने एक अच्छा काम किया। सर पंजाब में कुछ उन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स नई डेवलप की। यहाँ पर नई इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं आई, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे कहा कि ज़रूरत नहीं थी, जो पहले थे अगर उन्हीं को ठीक कर लेते तो मामला काफ़ी बेहतर हो जाता। राइट नाउ वी आर सिटिंग इन कुरंगी विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज इन द कंट्री, इफ़ नॉट दी बिगेस्ट। वी हैव साइट हियर एज वेल। दे आर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़, इनको रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट लेट्स नॉट बी कराची सेंट्रिक, ऑल ओवर पाकिस्तान आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। फैसलाबाद, a city where many of my relatives and friends live. Now they say that the environment has improved, but sir, it is truly pathetic. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. Air quality index has become very poor. Same is with Lahore. Lahore is one of the most polluted cities. आपने भी सुना होगा, one of the most polluted cities in the world. And it is virtually embarrassing for us to justify कि हम एक agricultural country हैं. हमारे पास इस खित्ते का सबसे वसी दरिया बहता है, इंदू दरिया, इंडस दरिया, सिंध, लेकिन स्टिल वी आर इन दिस काइंड ऑफ अ क्राइसिस। तो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन अब करें, कहाँ करें, ये मुख्तसरन हमें बताएं। इसको करने के लिए और क्या काम करने चाहिए, और एनवायरनमेंट क्या हमारे एजेंडा पे है या नहीं? देखिए, एजेंडा पे तो दुनिया की हर चीज़ हमने डाली हुई है, उसके डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। अगर वो काम कर नहीं रहे वो बात अलग है, लेकिन सब चीज़ें इधर मौजूद हैं। बात यह है कि जैसे अभी कुरंगी पे मैं पोर्ट कासिम गया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ बड़ी शर्तें लगाई हुई हैं कि आप एनवायरनमेंट में जो वाटर ट्रीटमेंट का ये करें वो करें। जिस दिन हम आते हैं उस दिन वो ठीक होता है, जिस दिन जाते हैं तो सब गलत होता है। ये देखें, जब तक एक पक्की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, पॉलिसी तो सब मौजूद है, कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि लोगों की आदतें बिगड़ चुकी हैं, किसी ने उनको आज तक रोका नहीं। ये गवर्नमेंट का काम है, ये इदारों का काम है।
कि आप एग्जाम्पल कायम करें। अगर आप देखते हैं कि यहाँ से कुछ पानी बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में फेंका जा रहा है, तो आप 2-3 फैक्ट्रियों को 2-4 महीने बंद करें, कुछ करें। आपको पता है कराची में डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लग सका, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पानी जाके डिसैलिनेशन की कोशिश की तो सीवरेज का पानी था। देखिए कराची में जो लगा वो गलत जगह पे लगा। अगर ये कहीं दूर लगता तो ये अपनी जगह कामयाब था। और वो आपकी बात सही है कि जिस जगह लगा वो कोरंगी के सामने ही था, और सारा जो है वो पानी वो आ रहा था, तो इसलिए जो है ना वो नहीं लग सका। देखिए बात ये है कि रूल ऑफ लॉ जब तक आप नहीं लगाएंगे कोई चीज़ नहीं हो सकती। रूल ऑफ लॉ आपको अब लगाना पड़ेगा। अब आप आंख बंद करके बैठ नहीं सकते, रिलैक्सेशन दे नहीं सकते। अब आप लोग बहुत पीछे रह गए हैं। और इंडस्ट्री देखें लगाने के लिए सर इन्होंने कहा कि हम जापान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ गया। फिर इन्होंने बोला चीन के साथ मिलकर बना रहे हैं, जुल्फिकाराबाद बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ गया। आपने सुना होगा ये सारी चीज़ें। फिर इन्होंने कहा कि हम केटी बंदर के ऊपर स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, सुना था मैंने खबरों। ये सब क्या हुआ है? देखिए बात ये है कि बोलना, ऐलान करना, आप देखें उसको तो बहुत छोड़ दें। अभी धाबे जी जो बना रहे थे SEZ, यही आज तक आगे नहीं बढ़ा। अब पता चला कि 2 बिल्डर्स को उन्होंने बिल्डिंग करा के किसी को दिया है, अवॉर्ड किया है, दूसरा आदमी कोर्ट में चला गया। अरे गवर्नमेंट की रेट होती है, ये नहीं कि 2 बंदे हैं, दोनों आप दोनों को बिठा के, मतलब देखें ये नहीं हो सकता कि एक मैंने 2000 या 1500 एकड़ का जोन बनाना है, 2 आदमी लड़ रहे हैं, कोर्टों में केस है। लेकिन अगर इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली इंडस्ट्रीज को हम फ्रेंडली बनाने के बजाय उन्हें हैदराबाद शिफ्ट कर दें तो ये भी तो सही नहीं है। आपको पता है बहुत सारे लोग जो कि इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली काम कर रहे हैं वो कहते हैं यार चलो कराची में लोग तंग करते हैं हैदराबाद। ये बात आपकी सही है, लेकिन असल बात सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड की वजह से, बेसिक जो है ना जाने की वजह कॉस्ट ऑफ लैंड है। और आपको पता है कि कराची में अगर सख्ती है तो छोटे शहर में सख्ती कम है, वो भी एक है, लेकिन बेसिक इज कॉस्ट ऑफ लैंड। ये कॉस्ट ऑफ लैंड को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट को SMEs के लिए ऐसी स्कीम्स बनाई जाएँ। परवेज़ इलाही साहब का मैंने नाम लिए, सुंदर, और इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनी, और इसके अलावा भी आई एम श्योर KPK में बहुत स्टेट्स बन गई है, पंजाब में बहुत बन गई है, सिंध में कोई नई स्टेट नहीं बनी अब तक। फ्रॉम ये कहते हैं हमने खैरपुर में बनाई है, CM साहब की बेटी ने काफ़ी एफर्ट की, लेकिन इन्होंने बनाई है, 1-2 जगह बनाई है। लेकिन देखे मैं आपको बताऊं, आप जब 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए एकड़ आप लैंड देंगे तो आप डेवलप करके दे सकते हैं उसको? मुश्किल है, मुश्किल नहीं कर सकते ना। तो मैंने भी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी नासिर अली शाह साहब से, मैंने कहा देखें आप देते 20 लाख रुपए एकड़, 25 लाख रुपए एकड़, आपको ये चाहिए कि आप बिजली, पानी, गैस, सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बाद आप लैंड की प्राइस निकालें। आपने दे दी, लोगों ने ले ली, बुक कर ली, बैठ गए, 10 साल बाद वो 20 लाख से 40 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ हो गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। और मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि नहीं होगी, क्योंकि 20 लाख रुपए एकड़ में कोई लैंड डेवलप नहीं हो सकती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। गवादर में एक है जीडा, गवादर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने 25 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन दी है जिसकी 10 किस्तें हैं, और जो चाइनीज़ ने बनाई है वो 1 करोड़ रुपए पर ईयर रेंट मांगते हैं। मैंने पूछा क्यों? कहता है बिजली, पानी, गैस सब हमने दिया है, इसको डेवलप किया है, इसकी इट हैज़ अ कॉस्ट। और आपकी जो लैंड 25 लाख वाली 50 साल नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें कॉस्ट उन्होंने डाली नहीं, ज़मीन उठाई, उसकी कीमत डाली, तो अपने दोस्त यारों को दे दी, चलो उठा दिया लोगों ने। रियल रोलिंग सर आजकल बिजनेस यही है। बात ये है कि ये इंडस्ट्रियल कोई जोन बनाए, बिजली, पानी, गैस की कॉस्ट डाल के बनाएंगे तो 25 लाख रुपए सर ये पूरा मुल्क, शक्कर हो या लड़काना हो, नहीं बन सकती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पूरा मुल्क, इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बस ब्रोकरी का काम में लगी हुई है। खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। अच्छा, मैं जो कल भी आपको बताया था, भी मेरी वाबस्तगी वहीं बड़े सूबे से ही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर तो ट्रेंड ही ये बन गया, इंडस्ट्री स्टॉक वगैरह कुछ भी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं है, बस यही है, मतलब प्लॉट लो, बेचो, खरीदो। यानी यकीन करें आप शादी में भी बैठे ना तो मेहमानों के साथ यही बात हो रही होती है, तू मेरा प्लाट ले ला, मैं तेरा प्लाट ले लूँ, इन्हें मतलब सौदा ही बन रहा होता है, सौदा बखा, सौदा बखा, मतलब आपस में यही काम हो रहा होता है। आई एम रियली शॉक्ड एंड इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट। मैंने किसी और मुल्क के अंदर इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं देखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ता इन्वायरमेंट है। चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, बात कुछ ऐसी है कि भाई ताजिर सियासत के ऊपर रोशनी डालें। आप लोगों ने FPCCI के इंतखाबात के अंदर जीत हासिल की, BMP ने, और बड़े मार्जिन से हासिल की है, तो इसकी मुबारकबाद तो मैंने आगाज़ में दे दी। अब ताजिर सियासत आगे कैसी देखते हैं,
ज़रा अफाम व तफहीम की का माहौल पैदा हो, सबको मुत्तहद करके चलें। ये जो पिछले 3-4 महीने लड़ाई झगड़े और तूफ़ान बदतमीज़ी होता रहा, ये ख़त्म होना चाहिए। इसका एडवांटेज गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट सब उठाएंगे, पॉलिटिशियंस उठाएंगे कि यार ताजर सनतकार तो आपस में मुत्तहिद नहीं हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप राय दें, और इसमें आपने काविशें कोशिशें क्या की ये भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि नाजरीन को हमारे पता लगना चाहिए कि FPCCI एपेक्स बॉडी कितने काम करती रही है। जी देखिए, लास्ट ईयर हमारा मार्जिन था 2 वोट का, ठीक। इस साल मार्जिन है 60 से 70-80 वोटों का। उसकी वजह क्या है कि हमने सीरियसली इनकी मुखालफत के बावजूद और शोर शराबे के बावजूद अपने काम पे फोकस किया। हमारा बेसिक काम है गवर्नमेंट को पॉलिसी देना। उसके लिए हमने एक रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट यूनुस धागा साहब से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ, पूरी बिजनेस कम्युनिटी को जानता हूँ, ये काम आप होने नहीं देते, क्योंकि आप लोग अपने मफादात में कोई काम शुरू होता है, वो कहता है ये मेरा रिश्तेदार लगा दो, मेरा चाचा लगा दो, मेरा भाई का बेटा लगा दो। तो अगर ये काम आप मुझे कहते हैं तो मेरे को पहली शर्त है कि फ्री एंड होगा, बोर्ड मैं बनाऊंगा, एवरीथिंग आई विल डू, ताकि सब चीज़ मेरिट पे हो। हमने कहा ठीक है, और वो हमने उनको पूरा फ्री एंड दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉलिसी तहकीक की, रिसर्च की, सब उन्होंने किया। हम बैठे अपना इंटरव्यूज़ में जो प्रोफेशनली हमारी रिक्वायरमेंट है HR कमेटी की, वो हमने पूरी की। लेकिन हमने उनको पूरा फ्री हैंड दिया बोर्ड को कि भाई आप लोग वो बंदे लें जो वाकई परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें PhDs हैं, उसमें सीनियर रिसर्चर्स हैं, जूनियर रिसर्चर्स हैं। तो एक हमने इदारा कायम किया कि 3 पेपर्स हमने पहले लगाए, अभी जो है लॉन्च किए। एक क्रिप्टो करेंसी पे किया, एक एनर्जी पे किया, और एक हमने पॉलिसी जो है स्टेट बैंक का जो पॉलिसी होती है इंटरेस्ट रेट, तो ये हमने शुरू कर दिया। और अब मुख्तलिफ पेपर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, तो रिसर्च वाला जो एक वो बेसिक उसमें पेशरफ बहुत ज़्यादा हुई है। वो बेसिक जो काम है फेडरेशन का, जिसके लिए फेडरेशन चैम्बर बनती है, जो यहाँ नहीं था वो हमने आगाज़ कर दिया। और एक बहुत बड़ा जो है उसका हमें रिस्पॉन्स मिला कि लोगों ने कहा यार यू हैव रियली परफॉर्म्ड, आप लोगों ने वो किया जो होना चाहिए था। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है बजट के अंदर देखें, सबसे पहली बात अब आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाने में आपको पता है आई एम वेरी गुड, मैं कोई बिल्कुल बेबाकी से आवाज़ वो तो है, आपका मिजाज ऐसा है कि आप बोलते हैं। हाँ। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, यहीं से आगे लेके चलेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नासिरात मकबूल साहब के साथ बात हो रही है, सदर हैं FPCCI के। ब्रेक पे जाने से पहले ये बता रहे थे कि तहकीक के शोबे के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। जो एक बात की जाती थी कि तहकीक नहीं होती, तो अब वो चैप्टर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हो गई और प्रोफेशनल्स के साथ उसमें काम हो गया। ताजिर सियासत का तो चैप्टर मेरे ख्याल क्लोज हो गया, क्योंकि आप लोग इलेक्शन जीत गए, मार्जिन से जीत गए। तो मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी अरसे तक ये चैप्टर क्लोज ही रहेगा। अगले इंतखाब में देखा जाएगा जो होता है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि मार्जिन इतने ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर बात है दैट हैज़ ऑल्सो ड्रामेटिकली चेंज्ड। गवर्नमेंट वॉज नॉट टेकिंग FPCCI वेरी सीरियसली। नाउ यू वर सेइंग कि अब आप बहुत वोकल हैं, जिसकी वजह से FPCCI की बात सुनी जा रही है। सही कह रहा हूँ मैं? देखिए, मैंने यूनुस धागा साहब से जब पहली मुलाकात हुई, मैंने कहा हमारी सुनते क्यों नहीं गवर्नमेंट? मतलब आप करते क्या हैं? कोई रिसर्च, कोई पॉलिसी पेपर, कोई चीज़ आप करते हैं जो आपकी सुने कोई? जब आपका बंदा आता है उसको कुछ पता ही नहीं होता, वो अपने काम जानता है, बाकी पर्सनल काम सब जानता है, लेकिन बाकी जो एक पॉलिसी एक चीज़ पे कोई उसकी इनपुट ही नहीं है। तो जब आप इनपुट देना शुरू करेंगे तो आपकी वैल्यू वहाँ कदर बढ़ेगी। तो वो आगाज़ हो चुका है, ये पेपर्स बन रहे हैं। मैं बड़ा वोकल रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज़ होती है, क्योंकि मेरा काम ही है, इसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, काम ही है। तो जब आप अपनी साख बनाते हैं तो आपकी कुछ सुनता है। मैं समझता हूँ साख हमारी बननी शुरू हो गई है। इट विल स्टिल टेक टाइम, बट अब हमको लोग सीरियस लेते हैं। और फिर भी मैं कहता हूँ कि हमें टाइम लगेगा, क्योंकि साख जब ख़त्म होती है तो 1 घंटा लगता है, बनाने में टाइम लगता है। अब इस गवर्नमेंट को ये पता है कि इन्होंने काम किया है, इन्होंने अपने पॉलिसी पेपर्स बना रहे हैं, कोई पर्सनल काम नहीं कर रहे हैं, और जो भी ट्रेड बॉडीज़ के मसाइल लेके आते हैं, शोर शराबा करते हैं, बिजली पानी गैस पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और लॉजिक वाला देते हैं। तो आई थिंक हम लोग ऑलरेडी रास्ते पे चढ़ गए।
इट विल लिटिल बिट टेक मोर टाइम, बट ये हमारा जो इसकी एक वैल्यू और कदर होगी वो इंशाल्लाह साल 2 साल में आप देखेंगे कि जो हम कहेंगे इंशाल्लाह वो हूबहू वही होगा, अगर वो ठीक हुआ तो। और साथ ही साथ ये कि प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर इरफान शेख, जी ही इज ऑल्सो ए वेरी गुड बिजनेसमैन, जी वेरी माशाल्लाह पॉपुलर बिजनेसमैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ LCCI जी। इफ आई एम करेक्ट। जी और जैसे मैं आपसे प्रोग्राम से पहले कह रहा था, कमर्शियल उनके बिजनेस का तो जिक्र नहीं कर सकते, बट सिंस ही इज प्रोफेशनली रनिंग व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, वन कैन हैव कॉन्फिडेंस दैट ही विल परसू विद द सेम काइंड ऑफ विजन। इंशाल्लाह। तो वी आर होपफुल, इंशाल्लाह वील हैव हिम ऑन द शो एज वेल। और बट आपसे मैंने पहले भी क्लैरिफिकेशन ली दैट ही विल बी एक्टिव हियर इन कराची एज ऑफ वेल। कोर्स Right? ही वुड बी, दिस इज हेड ऑफिस। हाँ, ताकि वजाहत एक हो जाए, ऐसा ना हो गए। इन एवरी वीक 3 days ही विल बी हियर, क्योंकि जब इलेक्शन लड़ा है, एक जिम्मेदारी लिया, तो ऐसे तो नहीं आंख बंद करके तो नहीं और बैठ सकते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग सिटी सेंट्रिक, लेकिन एम ये है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स होते हैं, मखा यू स्टेड हियर, you have stakes otherwise also, but you are Karachi based, you stayed here जी and that made a lot of difference. लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक बात मैंने आपसे पूछनी थोड़ी सी, अब एक और मोड़ आपको देता हूँ। There are key people in the government, in the cabinet. They are either from the business background or from corporate background. Starting असद उमर साहब, corporate leader, उसको हम business में ही काउंट करेंगे सर, सी तरह से कंपनी के रहे हैं। फिर obviously there is no doubt कि दाऊद साहब is also associated with the same thing. He is a businessman, entrepreneur. ला तादाद ऐसे वजीर हैं जो खुद को सियासतदान शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो वो सब बिजनेसमैन ही हैं। तो इन बिजनेसमैन के होने के बावजूद, एंड बाय द वे शौकत तरीन हिमसेल्फ इज आल्सो ए फॉर्मर बैंकर बट अ बिजनेसमैन एज वेल, बिकॉज ही एस्टैब्लिश्ड अ बैंक। बट हाउ कंड्यूसिव इज पाकिस्तान्स बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्पाइट बीइंग लेड बाय दीज बिजनेसमैन? क्या these business come from a group of people, they are all from corporate sector. हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के सारे मसाइल क्योंकि ये उनमें से ही है, सो दे गिव मोर अटेंशन टू देम। और बाकी चीज़ों पे आई एम सॉरी टू से एंड आई एम क्लियरली सेइंग कि दे हैव नो कंसिडरेशन। तो कहते हैं SME पॉलिसी बनाई। पॉलिसी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन पॉलिसी बनाने में जो है एक इनपुट और उसको प्रैक्टिकल करना। अब जैसे बैंक को दे दिया मार्जिन कि 2 से 9% तक आप ले सकते हैं, भाई 9% और 2 से 9 क्यों? जब स्टेट बैंक उनको 2% पे पैसे देगी या 1% पे देगी फॉर SME, 9% का मार्जिन क्यों 9 तक क्यों ले जाते हैं? देखिए ये मुल्क बैंकिंग स्टेट बनने जा रहा है। हुकूमत बैंक से पैसा नहीं ले सकती, स्टेट बैंक से, वो पहले कमर्शियल बैंक जाएगी। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है ना, हुकूमत का जो बैंक से बोरोइंग है ना, वो 80% तक है। 1% पे 250 अरब रुपए है गवर्नमेंट के ज़्यादा जाते हैं। ये बड़ी अहम बात आप